Good morning, students. Welcome to a science class. In previous class, we were studying about the threats to the biodiversity, in which we have studied 8 points related to the threats to the biodiversity. हमने पढ़ा था कि कौन कौन से थ्रेट या खतरे हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, या किस किस टाइप से बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो सब पॉइंट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में अब हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन वर्ड ये आपके टाइटल में था, चैप्टर का जो आपका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तभी मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है बचाना। बायोडाइवर्सिटी को अब हम कैसे डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। For balancing our ecosystem and environment, it is necessary to maintain variety of plants and animals. देखो, बैलेंसिंग करने के लिए किसको, हमारे इकोसिस्टम में और एनवायरनमेंट में। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन वैरायटी ऑफ प्लांट्स, नेसेसरी है उनकी सारी वैरायटी बनी रहे, और एनिमल्स की सारी वैरायटी नेसेसरी है। ये आपने प्रीवियस चैप्टर अब से हम पढ़ते आ रहे हैं, सब में पढ़ लिया था कि वैरायटी अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो किस तरह नुकसान होता है। एनिमल सभी तरह के नहीं मिलेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में तो फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसी प्लांट्स किसी जगह नहीं मिलेंगे, जैसे किसानों ने किया था ज़्यादा फ़ायदे के लिए, वो एक ही तरह की क्रॉप उगाने लग गए थे, तो वेदर चेंज होने पर वहाँ क्रॉप अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो लोग हंगर से मरने लग जाएंगे, क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए पर्टिकुलर टाइप और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इस तरह हमें प्लांट्स में भी वेरिएशन देना पड़ता है, और एनिमल्स को भी क्या होना पड़ता है, वेरिएशन। जैसे आपने देखा था कि अगर सारे फ्रॉग्स ख़त्म हो गए थे, जब हम लैग ऑफ फ्रॉग्स का हम बिज़नेस कर रहे थे, तब तो फ्रॉग्स ख़त्म होने की वजह से इंसेक्ट बढ़ जाएंगे। इंसेक्ट को कौन खाएगा फिर, और जो फ्रॉग को खाता है, जैसे सांप मेंढक को खाता है, तो मेंढक अगर कम हो गए तो सांप भूखे मरेंगे, तो वो फूड चेन वहाँ से नुकसान हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह तो सब कुछ मेंटेन करने के लिए इस वैरायटी ऑफ प्लांट्स और वैरायटी ऑफ एनिमल्स का होना ज़रूरी है। और ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ही क्या बोली जाती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी का रहना ज़रूरी है। बट ड्यू टू सेल्फिश एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस एंड डियर कंज्यूमरिस्ट कल्चर, एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ डन। लेकिन क्या हो रहा है कि इंसान की स्वार्थी भावना के कारण कंज्यूमरिस्ट कल्चर मतलब बस यूज़ लेते रहना, उसमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं लगाना, बस जो नेचर हमें दे रही है उसको कंटिन्यूसली यूज़ लेते जाना। वी आर नॉट गिविंग बैक एनीथिंग टू द नेचर, और वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग गुड थिंग बैक टू द नेचर। वी आर giving the poisonous things, we are giving the pollution, we are giving global warming, we are giving CO2 emission, we are giving sulfur nitrous oxides, we are giving forests, deforestation to the nature. Nature is providing us so many good things, useful things, and we are even using that things, and still we are harming our nature. This is the kind of consumerist culture. ये हमारा कल्चर हो चुका है ह्यूमंस का। एक्सेस एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ डन। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके एयर, वाटर, सॉइल, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ इज़ डिक्रीजिंग एंड मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और आर एंडेंजर्ड। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ इज़ डिक्रीजिंग। अपनी जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और इस वजह से मैनी स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। प्लांट्स और एनिमल्स की कई सारी स्पीसीज़ क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं या तो, और एंडेंजर्ड या फिर वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर हैं, ख़त्म होने वाली हैं। टू सेव दीज एंडेंजर्ड स्पीसीज़, इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाने के लिए मैनी एफर्ट्स आर गोइंग ऑन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। हर कंट्री के खुद के लेवल पर और सभी कंट्रीज़ मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पर, कई सारे एफर्ट लगाए जा रहे हैं। किस वजह से कि ये बायोडाइवर्सिटी बच सके, और जिसकी वजह से एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बच सकें, जिसकी वजह से मेंटेन ऑफ द नेचर बना रहे, और मेंटेनेंस ऑफ नेचर बना रहेगा तभी हम सब भी बने रहेंगे। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कौन कौन से ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, इस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके आते हैं इंटरनेशनल एफर्ट, जो इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट लगाए जा रहे हैं। बाय नोटिसिंग द रेगुलर लॉस इन बायोडाइवर्सिटी,
यूनाइटेड नेशंस हैज़ फॉर्म्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन 1968। जब नोटिस किया गया कि बायोडाइवर्सिटी में रेगुलर लॉस हो रहा है, तो जो यूनाइटेड नेशंस क्या है, वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़, अब ज़्यादा हो गए हों प्रेजेंट, इसमें रजिस्टर होते रहते हैं नई कंट्रीज़, उन सब कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, दैट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन। सब नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस यूनाइटेड नेशन ने क्या फॉर्म किया, एक यूनियन बनाई, एक ग्रुप बनाया, जिसको क्या नाम दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN कहते हैं इसको। IUCN को बनाया गया, IUCN वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने एक सब ऑर्डिनेट अपना बनाया IUCN, जिसका क्या नाम दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और कब बनाया गया है, 1968 में। तो इसका नाम मतलब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संघ है ये, किसको बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए। इसमें भी कंट्रीज़ होंगे बहुत सारे, बट जैसे UN तो हर मैटर को सॉल्व करता है, कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सॉल्व करता है, कंट्रीज़ को लोन भी मिलता है उससे, वर्ल्ड बैंक भी वो उसके अकॉर्डिंग चलता है, WHO भी जैसे उससे डील करता है। बट ये IUCN का काम केवल क्या रहेगा, ये अपनी जो भी रिसर्च करेगा, जो भी अपने डिसीजंस लेगा, जो भी एक्शंस होंगे, जो भी डोनेशंस होंगे, जो भी मनी खर्च होगा, वो सब किससे रिलेटेड होगा, केवल बायोडाइवर्सिटी। इसलिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया इसने। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ IUCN। सो IUCN इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, हु एस्टैब्लिश्ड और हु रन्स या हु मेंटेन्स या हु कंडक्ट IUCN। देन आंसर क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस हैज़ फॉर्म्ड द IUCN। व्हेन वाज IUCN वाज फॉर्म्ड, द IUCN वाज फॉर्म्ड इन 1968। तो यूनाइटेड नेशन ने एक ग्रुप बना दिया, एक यूनियन बना दी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1968 में। क्या करने के लिए, जब रेगुलर लॉस होता रहा बायोडाइवर्सिटी में, तो उसको रोकने के लिए एक यूनियन बनाया गया। अब इस यूनियन ने, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टडीड फॉर 4 ईयर, 4 साल स्टडी किया। 4 साल स्टडी करने से मतलब रिसर्च किया, देखा कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्यों लॉस हो रही है, वहाँ ऐसा पहले क्या नहीं था, या अब जैसे कोई एरिया उन्होंने देखा वहाँ 10 साल पहले बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं था, अब हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि 10 साल बाद वहाँ गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, वहाँ 50 फैक्ट्रीज़ लग गई तरह तरह की, तो ये वहाँ का रीज़न मिल गया। इस तरह स्टडी की उन्होंने। तो क्या पता चला स्टडी करने के बाद, वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़ आर रिकॉर्डेड इन ए बुक। अब उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को, कौन से वालों को, जो किसी बायोडाइवर्सिटी में एंडेंजर्ड है, कैसे हैं, एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट हैं, या फिर वहाँ बायोडाइवर्सिटी में वो कन्फाइंड है, उसी एरिया में एंडेमिक है, उन स्पीसीज़ के नाम को एक बुक में रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। और उस बुक को उन्होंने पब्लिश किया कब, 1972 में। एंड दिस बुक इज़ नोन एज रेड डाटा बुक। और इसको क्या बोला जाता है, रेड डाटा बुक। अब रेड का मतलब आप समझते हैं, रेड कलर जनरली हम डेंजर के लिए यूज़ करते हैं। तो रेड डाटा बुक मतलब ये जो डाटा है वो डेंजरस डाटा नहीं है, मतलब ये जिन चीज़ों का डाटा है उनके ऊपर डेंजर है, किस चीज़ का, ख़त्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का। अभी किस चीज़ का डाटा होता है, ये नंबर ऑफ़ प्लांट्स का और नंबर ऑफ़ एनिमल्स के बारे में होता है ये। तो ये कौन से प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, यहाँ आएंगे एंडेंजर्ड, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट प्लांट के बारे में। जैसे आपकी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होती है बुक, तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में क्या होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे काम होते हैं जो वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पे हैं। उनसे ज़्यादा वो काम, जैसे किसी ने जंपिंग में बनाया, किसी ने स्विमिंग में बनाया, किसी ने सिंगिंग में बनाया, कोई टाइम में, कई सारे आपने देखे होंगे गिनीज़। तो उस बुक में वो डाटा रिकॉर्ड। ऐसी रेड डाटा बुक में क्या डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, कौन सी स्पीशीज़ कहाँ रिज़र्व है, कौन सी स्पीशीज़ का एंडेंजर है, कौन सी स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली है, किस स्पीशीज़ को बचाने के लिए क्या एफर्ट लगाए जा सकते हैं, ये सब रिकॉर्ड आपको रेड डाटा बुक में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन अगर आए कि हु एस्टैब्लिश्ड रेड डाटा बुक या हु पब्लिश्ड रेड डाटा बुक, देन आंसर क्या होगा, IUCN। देन आप UN नहीं लिख सकते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, IUCN पब्लिश करती है इसको, रेड डाटा बुक को। दिस बुक कंटेन्स द लिस्टिंग ऑफ एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़। क्या है इस बुक में, देखो लिस्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ की और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की। देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स, उनके घरों की, कहाँ वो रहते हैं,
एंड देयर पॉपुलेशन एस्टिमेट एट प्रेजेंट। और एट प्रेजेंट हर साल अपडेट होती होगी नई बुक, तो उस टाइम उस स्पीसीज़ की कितनी पॉपुलेशन है। जैसे वेस्टर्न घाट ले लिया इन्होंने, अपना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहाँ आपको पता है क्या मिलते थे, लॉइन टेल मकाकाओ मिलते थे। तो इस रेड डाटा बुक में क्या नाम होगा, एक स्पीसीज़ का नाम होगा लॉइन टेल मकाकाओ। दिस इज़ ए काइंड ऑफ एंडेमिक या एंडेंजर्ड स्पीसीज़। उनका हैबिटेट क्या है, वेस्टर्न घाट इन इंडिया। उनके नंबर, अब जब वो नंबर गिनेंगे, अब यहाँ के टीम आती होगी, उनकी पूरी उनकी गिनती की जाती है, तो वहाँ लिखा होगा इन 2019 द नंबर ऑफ लॉइन टेल मकाकाओ इन वेस्टर्न घाट्स आर, जो भी होंगे 50, 100। ये इस तरह का क्या होता है, उसमें डाटा स्टोर होता है उस बुक में। फ्रॉम द कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से IUCN, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने हैज़ डिवाइड किया है स्पीसीज़ इनटू 5 सब ग्रुप्स। जो स्पीसीज़ हैं इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी हैं वो देखिए। फर्स्ट आपकी आती है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को आप पहले से जानते हो, जो कब क्या हो चुकी हैं, अब ख़त्म हो चुकी हैं, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो क्या बोली जाती हैं, आपकी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ बोली जाती हैं। सच स्पीसीज़, ऐसी स्पीसीज़ विच आर, जो नॉट अलाइव एनी मोर, अब अलाइव या ज़िंदा नहीं है, आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। तो एक रिकॉर्ड इसमें कौन सी स्पीसीज़ का मिलता है, IUCN ने कंजर्वेशन के बेस पर कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 5 में। इनसे पहला ग्रुप क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। तो आपको उस बुक में एक पेज या उस बुक के एक पार्ट होगा जहाँ क्या लिखे होंगे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के नाम लिखे होंगे, पर उनसे जुड़ा डाटा भी बताएगा वो, कि पहले ये कहाँ मिलती थी, क्यों एक्सटिंक्ट हो गई, क्या रीज़न रहा, क्या दोबारा कोई चांसेस हैं इनके रिप्रोडक्शन के, इस तरह। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, सच स्पीसीज़ विच आर नॉट अलाइव एंड एनी मोर आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। ये ऐसी स्पीसीज़ जो अब ज़िंदा नहीं है, क्या बोली जाती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ बोली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोडो बर्ड, डायनासोर, रामनिया प्लांट, ETC। देखिए ये तो एनिमल्स की हो गई, डायनासोर और बर्ड, और रामनिया प्लांट किसकी हो गई, प्लांट की हो गई। अब यहाँ ये इस एक लाइन में से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। डिफाइन एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफाइन एनिमल्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, तो आप डायनासोर लिख सकते हैं, डोडो बर्ड लिख सकते हैं। डिफाइन एनी प्लांट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, रमनिया प्लांट। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको 4 नाम दे सकता है कि फाइंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, पहचानो इसमें से एक्सटिंक्ट कौन सी है। आपको दे दे डोडो बर्ड, पैरट, क्रो, इस तरह 2-3 बर्ड्स के नाम दे दे, तो आपको पता है डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया। वहीं डायनासोर दे दे, वो आपसे एलिफेंट कह दे, लायन, टाइगर, तो डायनासोर हो जाएंगे। प्लांट्स के नाम दे दे 2-3, चाहे आपको बाकी तीनों के प्लांट नहीं पता हो, लेकिन आपको ये तो पता है रामनिया प्लांट कैसा एक्सटिंक्ट है, तो बाकी कुछ भी नाम दे दिए उसने, ABCD, चाहे ऐसे प्लांट के नाम दे दिए जो आपने सुनी नहीं। जैसे रामनिया प्लांट हो गया, राइजोबियम हो गया इधर, लेंटिन प्लांट हो गए इधर, सिंकोना प्लांट दे दिया यहाँ पर। तो आपको चाहे इनके बारे में कुछ नहीं पता हो और आपसे पूछा है कि फाइंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, आपको बतानी है कि एक्सटिंक्ट कौन सी इन ऑप्शंस में से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तो 8 लगा के आ जाना कि रामनिया प्लांट कैसा है, एक्सटिंक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड आपकी आ रही है एंडेंजर्ड स्पीसीज़। देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती हैं, द स्पीसीज़ विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इफ़ नॉट कंजर्व्ड। एक्सटिंक्ट तो वो हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एंडेंजर्ड कौन सी है, जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर है, ख़त्म हो जाएंगी अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया, उनका संरक्षण अगर नहीं किया गया, तो दे विल बी एक्सटिंक्ट इन सम टाइम। सच है चीता, टाइगर, बगेरा, जिंगो, बेलिलोबा, सर्पगंधा, हिप्पोपोटामस, ETC। जैसे देखो चीता हो गया, टाइगर, बगेरा, ये सब एनिमल्स हैं। सर्पगंधा एक तरह का प्लांट होता है। ये सब स्पीसीज़ आप इनके फ़ोटो देख सकते हैं गूगल पर, इनको सर्च करके। ये क्या होने वाली हैं, एंडेंजर्ड तो है ही हैं, पर अगर इनको बचाया नहीं गया, इनका नया रिप्रोडक्शन नहीं किया गया, तो ये क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी।
जैसे हम कोई भी एग्जांपल लें, टाइगर, जैसे मान लो पूरे वर्ल्ड में टाइगर केवल बच जाएं 6, तो इन 6 को बचा के रखना है एक तो, प्लस अगर ये 6 बचा के रखने हैं देन हमें और रिप्रोड्यूस करने को, क्योंकि इनकी तो एक फिक्स एज भी तो होगी, ये उस एज के बाद क्या हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। तो अगर इनमें मेल एंड फीमेल होंगे तो हम उनका क्या करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे, जिससे और टाइगर्स के नए बक्स आ सकें, छोटे टाइगर के शावक आ सकें नए। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया, रिप्रोडक्शन सफल फेल हो गया और 6 में से रह गए 3, देन हम फिर कोशिश करेंगे। बट अगर मान लो 3 में कोई मेल या केवल 3 के 3 फीमेल हो गए या 3 के 3 क्या हो गए, मेल्स हो गए, तब तो हम किसी भी तरह से नया रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। और फिर जितनी एज इनकी हो सकती है, इतनी एज को जब इनकी हो जाएगी कंप्लीट तो इनकी नेचुरल डेथ हो जाएगी। तो फिर ये स्पीसीज़ क्या हो जाएंगी, ख़त्म, क्योंकि तो लास्ट थे ना पूरे वर्ल्ड में। इस तरह इनका क्या किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। ये होती है आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज़। नेक्स्ट आपकी आती है वल्नरेबल स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ जो कैसी हैं, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, अगर आप बेसिक हिंदी में मतलब इसका समझें तो सच स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडेडली एंड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दीज कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड। तो देखो एक्सटेंट से लोअर तो कौन सी थी, एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड तो क्या बन जाएंगी, एक्सटेंट। और वल्नरेबल कौन सी हैं, जो थोड़े टाइम बाद क्या बन जाएंगी, एंडेंजर्ड। यानी अभी तो वो हैं, उनका ठीक ठाक नंबर है अभी तो, बट उनके नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको रहने को घर नहीं मिल रहा होगा, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा होगा, जिस तरह का एनवायरनमेंट उनको चाहिए उनको ऐसा नहीं मिल रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिक उनका रिप्रोडक्शन कम हो रहा होगा, फर्टिलिटी रेट डाउन हो रही होगी उनकी नेचुरल एज कम हो रही होगी, पहले ज़्यादा साल जीते होंगे, अब कम जीते होंगे। बर्थ रेट कम हो रहा होगा, पहले 1 साल में उनके 50-100 बच्चे आ जाते होंगे, अब हो सकता है 15-20 ही हो रहे हों। इस वजह से ये क्या होती जा रही है, धीरे धीरे इनकी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, और एक टाइम इतनी डिक्रीज़ हो जाएगी कि एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकते हैं। एंडेंजर्ड कैटेगरी में मतलब आना, उस लेवल पर आ जाना कि कुछ सालों बाद वो ख़त्म होने वाले होंगे। तो ऐसी स्पीसीज़ को क्या बोला जाएगा, वल्नरेबल स्पीसीज़। जैसे एग्जांपल याक, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग इज़ ए काला हिरण, ये अपने राजस्थान में जोधपुर साइड में मिलता है। कोबरा आप जानते हैं, कोबरा इज़ मोस्ट डेंजरस स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड में पाए जाने वाले काफ़ी जहरीले और ख़तरनाक सांपों में से एक होता है कोबरा, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा भी होता है। लेकिन ये भी कैसा हो रहा है, वल्नरेबल, क्योंकि लोग कोबरा को इतना खतरनाक मानते हैं कि वो उसको देखते ही मार देते हैं। और इसके अलावा कोबरा का वेनम पॉइजन बिकता है, बड़ा स्मगलिंग होती है इन चीज़ों की, इस वजह से भी इन स्पीसीज़ पर क्या आ जाता है, खतरा आ जाता है। ये हो गया आपके वल्नरेबल स्पीसीज़। नेक्स्ट आपकी आती हैं रेयर स्पीसीज़। रेयर माने क्या होता है, बहुत रेयर है कोई चीज़, मतलब बहुत कम है। तो रेयर स्पीसीज़ में क्या आता है, सच स्पीसीज़ विच आर रेस्ट्रिक्टेड इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, और स्पीसीज़ विच आर वेरी रेयर सच एज रेड वॉल्फ, हेनन गिबन, जावा हिप्पोपोटामस। तो ऐसी स्पीसीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, लिमिटेड, तो वो कम बोली जाएंगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो नहीं है, किसी एक एरिया में ही है, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, रेयर स्पीसीज़ बोल दिया जाता है। अबे रेयर, यहाँ रेयर का मतलब आप एंडेंजर्ड मत समझिएगा कि वो हैं बस उस एरिया में इतने से, लेकिन यहाँ इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए ये रेयर इसलिए क्योंकि बस इस एरिया में मिल रही हैं। एंडेंजर्ड कब होगी, जब ये नंबर बहुत कम रह जाए, 1, 2, 5, 10 ऐसे रह जाएंगे, तभी एंडेंजर्ड बनती है। ये इनके एग्जाम्पल हैं, रेड वॉल्फ, हीनन गिबन, जावा हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट आपकी आती हैं इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज़। इनसफिशिएंटली वर्ड का मतलब क्या होता है, इनसफिशिएंटली मतलब कंप्लीट फॉर्म में नहीं। तो जो स्पीसीज़ हमें अभी कंप्लीटली पता ही नहीं है, जिनके बारे में, जिनको किस कैटेगरी में रखा जाए, इनके बारे में अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, या 1-2 तरह के एनिमल देखे गए हैं, प्लांट्स देखे गए हैं या बर्ड्स देखे गए हैं, सच स्पीसीज़ हुज नॉलेज इन इनसफिशिएंट एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट बी केप्ट इन एनी ग्रुप। जो इन ऊपर के चारों ग्रुप में नहीं रखे जा सकते कि वो रेयर हैं, वल्नरेबल हैं, एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हैं, उन स्पीसीज़ को क्या किस ग्रुप में डाल दिया गया है, इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज़ के ग्रुप में रख दिया गया है। ये आपके कुछ स्पीसीज़ का डिवाइडेशन था जो IUCN ने किया है। नेक्स्ट क्या आता है देखो, IUCN in the year of 1973 organized a convention of various countries which is known as CITES, Convention on International Trade in Endangered Species। एक कन्वेंशन, एक सेमिनार, एक संगोष्ठी कह सकते हैं आप इसको, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की इन्होंने 1973 में IUCN ने,
अब देखिए सारे काम कौन कर रहा है, IUCN ही कर रहा है, जिसका क्या नाम रखा गया, साइट्स। क्या मतलब था उसका, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़। यहाँ ट्रेड से मतलब व्यापार नहीं है, ट्रेड का मतलब है डिस्कशन एक तरह का। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में किस तरह का ट्रेड, या फिर आप व्यापार भी कह सकते हैं, जैसे लेग्स ऑफ फ्रॉग्स का हो रहा था ट्रेड, तो उन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का ट्रेड किस तरह करना है, कितने अमाउंट में करना है, एक्सेसिव ट्रेड नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस कन्वेंशन में डिस्कशन किए गए। क्योंकि अब इनका ट्रेड क्यों किया जाता है, क्योंकि जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन कंट्रीज़ तो बहुत कम हैं। तो अब हमें वही फूड चेन में हमें भी खाने के लिए फूड तो चाहिए ही चाहिए, तो नॉन वेजिटेरियन लोगों को नॉन वेज चाहिए उनको ही, तो ये स्पीसीज़ खाई जाती हैं, बट कितने लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन उनका नहीं होना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। इन विच ऑल कंट्रीज़ हैव गिवन देयर कंसेंट टू प्रिवेंट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़। इसमें सब कंट्रीज़ ने अपना अपना कंसेंट या अपनी अपनी पक्ष रखा, अपनी अपनी बात कही कि किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, उनको रोका जाए। कुछ लोग शौक़ के लिए भी जानवरों को पाल लेते हैं, वो एक कंट्री में रहने वाला जानवर है, उसी का एनवायरनमेंट को सूट करता है, लेकिन कोई उसको ख़रीद के ले आया क्योंकि उसको वो जानवर अच्छा लगा। अब दूसरे देश में चाहे उसकी नई बर्थ रिप्रोडक्शन कर पाए या नहीं कर पाए, वो ज़िंदा रह पाए नहीं कर पाए, इन सब चीज़ों के चलते ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ की गई थी कि कैसे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। इन द ईयर 1992 इन द रियो डी जेनेरियो सिटी ऑफ द ब्राज़ील, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, उसमें कौन सा कन्वेंशन हुआ, दूसरा अर्थ कन्वेंशन। क्या नाम रखा गया उसका, अर्थ कन्वेंशन। उसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, क्या, CBD। CBD क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी पर एक मीटिंग की गई, विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई 193 कंट्रीज, जिसको 193 देशों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। बाय दिस कन्वेंशन ऑल द कंट्रीज़ हैव एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टुवर्ड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसमें सभी कंट्रीज़ ने अपना अपना कमिटमेंट, दृढ़ निश्चय किया कि हम सब बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ये आपके थे इंटरनेशनल एफर्ट्स और IUCN के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम नेशनल एफर्ट्स को पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।